हम लोग यहाँ पे मौजूद हैं कालिंदी कुंज के यमुना नदी के तट पे। जैसा कि देख पा रहे, अभी मैंने लास्ट वीडियो भी मैंने आपको वहाँ पे बनाया हुआ था और वहाँ पे दिखाया गया था उस टाइम जो है यहाँ पे तकरीबन 27 के 27 फाटक यहाँ पे बंद रही थी और अभी यहाँ पे तकरीबन यहाँ पे 2 अभी गेट यहाँ पे फाटक यहाँ पे खोली गई है। और जैसा कि देख पा रहे हैं अभी आपने किस तरह से यहाँ पे झाग यहाँ पे दिखाई दे रहा है और यहाँ थोड़ा पानी के पे हालात यहाँ देख पा रहे हैं कितनी गंदा यहाँ पे पानी है। जैसा मैं भी आपको थोड़ा सा मैं यहाँ पे झाग यहाँ पे आपको मैं निकाल के दिखाना यहाँ पे चाहता हूँ। जैसा कि ये देख पा रहे हैं ये झाग की स्थिति है। इसके अलावा बहुत सारे इसमें पानी इतना यहाँ पे गंदा यहाँ पे दिख रहा है। जैसे यहाँ पे बताया गया था कि यहाँ पे पानी ये नहाने के लिए कि अपने घर में कोई भी काम करने के लिए यहाँ पे इसको इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, सिंचाई के लिए भी इस पानी को अपने इस्तेमाल नहीं कर सकते, इतना यहाँ पे दूषित पानी यहाँ पे है। जो पानी इतना दूषित है कि सरकार इसमें कितना कामयाब हो पाएगी और जब तक यहाँ पे आम जनमानस का इसमें यदि भागीदारी इसमें जब तक नहीं होती है तो ये प्रॉपर तरीके से साफ ये नहीं हो सकती है। जैसा कि भी स्थिति यहाँ पे देख पा रहे हैं इतना, और आने वाला वक्त तय करता है कि आखिर में इसका स्थिति क्या होगी, कितनी सफाई हो पाएगी। बाकी आप लोगों को क्या लगता है अपना अनुभव भी जरूर हमारे साथ में साझा करिए। तो चलिए मैं आपको कुछ ऐसे व्यक्तियों से मिलवाने का प्रयास करता हूँ। जैसा कि अभी आप सब लोग जानते हैं कि दिल्ली में अभी बीजेपी की सरकार जो है 27 वर्षों के बाद वापस यहाँ पे आ चुकी है और जितना आए हैं उसके बाद उनकी बहुत ही तेज़ी से यमुना की साफ़ सफाई का कार्य बहुत ही तेज़ी से चलती हुई दिखाई दे रही है। जैसा कि भी बहुत सारे अपडेट यहाँ पे मिले और यहाँ पे जो यहाँ के उपराज्यपाल जो है BK सक्सेना जी के द्वारा अपडेट मिली थी यहाँ पे कि उन्होंने 3 वर्ष का उन्होंने वक्त मांगा है जो कि पूरी तरह से सफाई करने के लिए। उसी का हम लोग उपलक्ष्य में आज हम लोग आज यमुना नदी हम लोग पड़ताल करने पहुँचे हुए हैं और जैसा कि हम देख पा रहे हैं यहाँ पे 2 फाटक यहाँ पे खोली गई है और यह काफ़ी यहाँ पे झाग यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। इसी सिलसिले में आज हमारे साथ में बातचीत करने के लिए मौजूद है सचिन गुप्ता जी जो YSS फाउंडेशन से। तो हम लोग उनसे बातचीत करेंगे और जानेंगे कि फ़िलहाल में क्या अपडेट है और इनकी जो है ये फाउंडेशन किस तरीके से कार्य करती है। भाई जी आपका नमस्कार। नमस्कार जी, और आपके सभी दर्शकों को बहुत बहुत हार्दिक आभार कि किस तरह से यमुना स्थिति हम लोगों के सहयोग से मैल्यू होती जा रही है। सरकारें अपने स्तर तक तो काम कर रही हैं मगर जनमानस को भी समझना पड़ेगा कि जब तक जनमानस का सहयोग नहीं होगा, सरकारें एक तरफ अगर साफ़ करती है दूसरी तरफ से जनमानस गंदगी कर रही है तो ये एक तरफ से होगी छलनी में दूध दोने वाली कहावत आपने सुनी होगी। सरकारें अपना काम कर रही हैं, अच्छी बात है, बट साथ साथ जनमानस का सहयोग हुआ। आप स्थिति देख सकते हैं कितनी भयंकर होती जा रही है। साल दर साल जो पॉल्यूशन है यमुना नदी का बढ़ता जा रहा है। राष्ट्रीय राजधानी की एकमात्र नदी यमुना है और यमुना नदी होने के बावजूद इसकी स्थिति दयनीय होती जा रही है। सर ये बताइए अभी 3 साल को जो यहाँ पे सरकार ने वक्त मांगा और इतनी जो है दयनीय स्थिति यहाँ पे है यमुना नदी की, आखिर में सफाई इतना आसान तो नहीं लग रही है, कैसे उसको सफाई हो पाएगी आपकी? देखो सफाई का मैंने पहले भी आपको बताया कि सफाई के स्तर 2 ही तरीके से है, क्योंकि गवर्नमेंट को सबसे पहले एक अपनी कमेटी गठित करनी होगी जिसमें नदी से रिलेटेड या जल से रिलेटेड हर वो विभाग को आपसे कनेक्ट करना होगा, चाहे वो PWD हो, MCD हो, NDRF हो, सिंचाई विभाग हो, DDA हो, जल शक्ति मंत्रालय हो, दिल्ली जल बोर्ड हो और भी वो तरह के प्रशासनिक विभाग, चाहे वो पुलिस प्रशासन हो, चाहे वो ट्रैफिक का हो या कोई भी हो। क्योंकि नदी की आप स्थिति देख सकते हैं कितनी भयंकर है, क्योंकि आपसी विभागों का सामंजस्य न होने के कारण यहाँ पर कभी कोई डंपिंग करता है, कोई कूड़ा फेंकता है, कोई नदियों में आस्था के आधार पर गंदगी फैलाता है या अपना सहयोग करता है। तो मतलब आप समझ सकते हैं कि, और दूसरा कि सबसे बड़ा मुख्य कारण जो है ना ड्रेनेज सिस्टम का है, क्योंकि ड्रेनेज की जो नदी की जो क्वालिटी है सबसे ज़्यादा पॉल्यूटेड ड्रेन कर रही है और ड्रेनेज में पॉल्यूशन का सबसे बड़ा कारण है हमारी STPs का वर्क न करना। दिल्ली जितने पर डे जितना सीवेज जनरेट कर रहा है उसका आधा भी जो सीवेज है उसको ट्रीट नहीं कर पा रहा है। तो गवर्नमेंट को ध्यान देने की ज़रूरत है कि अपना जो STPs का है जो ट्रीटेड सिस्टम है वो बेहतर करना होगा। नए STPs निर्माण के साथ साथ जो टेक्नोलॉजी है, अभी भी बहुत सारे हमारे दिल्ली में कहने के लिए 37 STPs हैं जो अपने मानक के स्तर पर जो काम है वो आधे भी नहीं कर रहे हैं, और दूसरा उनकी जो टेक्नोलॉजी है वो बहुत पुरानी है। तो समय के साथ साथ आपको बढ़ाना भी पड़ेगा, जो टेक्नोलॉजी है नई करंट सिचुएशन में काम करनी पड़ेगी। साथ ही जो आपके ड्रेनेज सिस्टम है बहुत बेकार हो चुके हैं। आप देख सकते हैं कि जो ड्रेनेज सिस्टम की जो क्वालिटी है BOD लेवल की बात करें तो काफ़ी बढ़ा हुआ है। ऐसा कोई ड्रेनेज नहीं है जिसकी क्वालिटी 100 से कम हो, क्योंकि किसी भी नदी की जो क्वालिटी BOD जो लेवल है, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन जो डिमांड होनी चाहिए वो 3 mg से कम होनी चाहिए, बट यहाँ नदी की स्थिति 70-80 और यहाँ तक कि कभी कभी 100 तक पहुँच जा रही है। पानी में जलीय जीवन के लिए जो डिजॉल्व ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है, ऑक्सीजन की जो मात्रा पानी में है
जो है वो बिल्कुल नील है। पल्ला के बाद से नदी की दिल्ली में कोई सा भी ऐसा एरिया नहीं है जो पानी की किसी भी लायक हो। ये पानी ना तो आप सिंचाई में यूज़ कर सकते हैं, ना पीने में, ना खाने में, किसी भी तरह। यहाँ तक कि ये इतना ज़्यादा केमिकल है, इसको आप कंस्ट्रक्शन में भी यूज़ नहीं कर पाएंगे। पिछले सरकार जो यहाँ पे केजरीवाल सरकार यहाँ पर रही थी, उन्होंने ये झाग को जो है मतलब जो साफ़ करने के लिए कई सारे उन्होंने जो केमिकल रसायन का भी उपाय मतलब उन्होंने छिड़काव किए, लेकिन उसका कुछ रिजल्ट उसको नहीं मिला और इस देख पा रहे झाग ये बहुत तेज़ी से बढ़ते जा रहा है। तो आपको क्या समझना पड़ेगा कि देखो केमिकल मारने से कुछ नहीं होगा। सिलिकॉन का पिछले लास्ट ईयर भी दिल्ली जल बोर्ड में, अभी कुछ दिन पहले जब छठ घाट पे था तो भी दिल्ली जल बोर्ड ने सिलिकॉन के माध्यम से इस झाग को हटाने की कोशिश करी। और झाग हटाने का उद्देश्य आपको जड़ पे काम करना होगा। जड़ की स्थिति क्या है? जड़ जो मेन है, जो हमारे घरों से निकलने वाला सबसे ज़्यादा हाउस होल्ड वेस्ट है। हाउस होल्ड वेस्ट को नदियों के माध्यम मतलब नालियों के माध्यम से ड्रेनेज में और ड्रेनेज के माध्यम से नदियों में मिल रहा है। तो हमें समझना पड़ेगा, हमारी जो कैपिंग है वो करनी पड़ेगी। दूसरा, हमारे स्कूलों के बच्चों को पाठ्यक्रम से सिखाना पड़ेगा किस तरह से नदी को पवित्र रखा जाता है, किस तरह से हमारे लिए पूजनीय है, किस तरह से हमें नदी को माता माना गया। चांद, सूरज, धरती, हर प्रकृति के उन स्रोतों को पूजा की जाती थी और हम उन्हीं स्रोतों को मैला कर रहे हैं। एक बात बताइए, अभी जो है अभी हम लास्ट टाइम में एक और वीडियो में मैंने बनाया हुआ था, यहाँ पे जो अभी बताए ना कि जो हमारे जो आस्था का बहुत बड़ी इसमें जो समस्या है, जो कि जो है जो भी आस्था के नाम पे जो पूजा पाठ का होता है, मूर्ति विसर्जन होता है, इस तरह के सरकार द्वारा भी कुछ ऐसे उचित प्रबंध यहाँ पे नहीं है, जिसके वजह से यहाँ पे कुछ गंदगी उसमें फैल रही है। उस पर आप क्या करें उनका? इसके लिए तो मैं अपने धर्मगुरुओं को बोलना चाहूँगा कि उनको अब इस तरह से प्रकृति संरक्षण के लिए सीख देनी पड़ेगी। उस ज़माने में जब जनसंख्या कम थी तब लोगों का अस्तित्व कुछ और था और आज की जनसंख्या कुछ और है। दिल्ली की ये 22 किलोमीटर एरिया में, दिल्ली वैसे कहने के लिए 50 किलोमीटर से ज़्यादा का पैच है, मगर ये 22 किलोमीटर वजीराबाद के लेके कालिंदी कुंज घाट तक ही सबसे ज़्यादा पॉल्यूटेड होती है। यही वो कंडीशन होती है जहाँ यमुना अपनी सबसे ज़्यादा पॉल्यूटेड, कहने के लिए दिल्ली यमुना 1400 किलोमीटर के लगभग बहती है, बट 22 किलोमीटर का जो ये पैच है 2 किलोमीटर से भी कम है और सबसे ज़्यादा पॉल्यूटेड यही वो भाग होता है जो कि नदी को नदी न मान के, नदी जो जीवनदायिनी है उसको मृत की संज्ञा देता है। सर ये अभी फ़िलहाल में ये जो पूर्वांचल वासियों के यहाँ पे बहुत तादाद यहाँ पे पूरा दिल्ली एनसीआर में लोग रह रहे हैं और यहाँ पे छठ पूजा की यहाँ पे बहुत ही बड़ी यहाँ पे प्रचलन रही है और लोग इस बार सरकार का भी कहना था जो छठ पूजा इस बार जो है यमुना नदी में लोग करा पाएंगे। क्या इसी तरह यदि स्थिति रही तो क्या ये संभव हो पाएगा छठ पूजा? फिर इसी तरह से लोग ऐसे बताए थे, सचदेवा जी उन्होंने जो डुबकी लगा दिखाया था, क्या वो निरंतर इसमें कर पाएंगे वो? देखो वीरेंद्र सिंह, आपने देखा होगा नदी इतनी ज़्यादा पॉल्यूटेड है, वो तो एक पॉलिटिकल स्टंट था कि मगर उनके लिए भी उन्होंने ये दिखाया था कि जब एक राजनेता के साथ ऐसा हो सकता है तो आम आदमी के साथ क्या होगा। इसके लिए तो उनके लिए एक तरफ से तारीफ भी करूँ, दूसरा एक तरफ से पॉलिटिकल स्टंट भी, मगर आम आदमी को समझना पड़ेगा नदी को नदी ही माने। नदी को जो वो देश बहुत अच्छे हैं जो नदी को माँ नहीं मानते और उनकी जो इतने अच्छे उदाहरण और एग्जाम्पल है कि नदी को इतनी ज़्यादा पवित्र से बनाए हुए हैं। लोगों को समझना पड़ेगा, जब तक जनमानस अपना सहयोग नहीं देगा, आस्था के नाम पे अंधा बना रहेगा। और मैं इसके साथ साथ आपके चैनल के माध्यम से धर्मगुरुओं को भी कहना चाहूँगा, वक्त है प्रकृति का संरक्षण का, क्योंकि प्रकृति का संरक्षण होगा तो आपका स्वास्थ्य बेहतर होगा। आपका स्वास्थ्य बेहतर है तो आपका जो आर्थिक बोझ है, आप ये नहीं समझ रहे जो हज़ारों करोड़ जो मेडिकल के लिए जो जा रहे हैं वो आपका बचेगा। गवर्नमेंट को समझना पड़ेगा बहुत सारी चीज़ें बेहतर बनाई जा सकती हैं। हज़ारों करोड़ का जो मेडिकल के लिए पैसा यूज़ है उसका कुछ भाग अगर नदी की बेहतरी के लिए लगाया जाए तो ये बहुत अच्छा होगा और समझदार होगा। अच्छा, इसी पहल के लिए जो ना अभी एक जो यहाँ पे कश्मीरी घाट में जो है यमुना नदी में जो है पूजा पाठ का यहाँ पे एक प्रोग्राम रखा गया जो निरंतर चल रहा है, इसका कितना आप लोगों को फायदे मिलेगा आपको? देखो आस्था के लिए, देखो आस्था हमेशा नदी एक आस्था का केंद्र रहा है। नदी वो है जहाँ पे लोगों को सभ्यताएं सीखने को मिली थी। नदी थी वही, नदियाँ जिनके किनारे सभ्यता बसती थी। और आज की हालत यह है कि सभ्यताएं तो लोगों का दिल्ली का पलायन हो चुका है। आपने जितने ड्रेनेज सिस्टम है नदी के आसपास के सबसे 78% से ज़्यादा लोग बीमार हैं। सबसे ज़्यादा दुख का कारण ये है कि नदी जो जीवनदायिनी होती थी वो मृत के कगार पे, इसमें मानव जहाँ मानव का हस्तक्षेप बढ़ता जा रहा है। नदी के किनारे बहुत सारे ऐसे मतलब कि चीज़ें हैं जो बहुत ज़्यादा भयंकर होती है, भयंकर विकराल रूप ले चुकी है। अगर अभी भी नहीं समझे तो आने वाली जो आपके जो पूर्वजों ने हमें दी थी, हम अपने अब जो हमारे आने वाली पीढ़ियाँ उनको कुछ नहीं दे पाएंगे और ये एक आस्था का केंद्र जो था वो धीरे धीरे समाप्त हो जाएगा। और ये जो अभी जो आरती जो हो रहा है यमुना नदी में, क्या उससे लोगों को कुछ इसमें शिक्षा मिलेगी, कुछ उस पर लोग जो है क्या अवेयरनेस लोग उसमें कर पाएंगे या उसका उद्देश्य क्या है? देखो मैंने आपको पहले ही बताया, आरती करने से एक तरह से आप आरती करके बस ये दिखा सकते हो कि लोगों को बुला के कि नदी की स्थिति क्या है। मगर आप लोगों को फिर मैं बता रहा हूँ धर्मगुरुओं को, जब तक ये लोग बताएंगे नहीं प्रकृति संरक्षण कैसे होता है, प्रकृति के लिए स्रोत क्या क्या है, क्या क्या ज़रूरतें हैं, तो आरती करने से कुछ नहीं होगा। आरती से सिर्फ आप ये कर सकते हो कि आप प्रकृति का नज़ारा दिखा दोगे कि नदी की स्थिति क्या है। मगर लोगों को खुद समझना पड़ेगा, स्कूलों के माध्यम से आप लोगों को बताना पड़ेगा, आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहूँगा, लोगों को अवेयर होना पड़ेगा। पाठ्यक्रम में इन प्रकृति संरक्षण के पाठ होंगे। हर स्कूल, हर क्लास, हर कॉलेज, हर उस इंस्टीट्यूशन को नदी किनारे, अपने घर तालाब किनारे प्रकृति का देखरेख करना होगा। उनको जिम्मेवारी देनी होगी, कम से कम समाज के लिए वो 2 घंटे निकालें और इस तरह की मुहिम जो हम लोग चला रहे हैं उससे जुड़ें
आप लोग भी आ सकते, आप चाहें तो हमारे वाइसेस फाउंडेशन के साथ जुड़ सकते हैं आपके चैनल के माध्यम से। तो ये नहीं करे, मतलब ये आपकी आर्थिक साथ साथ में लोगों को अवेयर भी होनी पड़ेगी, इसको जो है उसकी जानकारी भी उसको जो है उसको देनी चाहिए। अच्छा, अभी थोड़ा सा ये बताइए, अभी सामने जो 2 फाटक पहले हम लोग लास्ट में वीडियो पे बनाए थे, तो 27 फाटक उन्होंने बंद कर दिए थे, सारे फाटक, और उनको बताया गया था कि इसका जो ना सफाई कारोबार चल रहा है पे उसके लिए बंद किया गया था। अभी जो 2 फाटक अभी खोलने का उद्देश्य क्या है इसका? देखो, नदी के पीछे का पानी काफ़ी फ्लो है और देख सकते हो नदी को नदी तब माना जाता है नदी में अपना नेचुरल फ्लो, और दिल्ली में नदी में नेचुरल फ्लो है नहीं, टोटली सारा पानी इसका रोक दिया था। मुश्किल 5 से 7% नदी में पानी होता है टोटली, इसके बाद सारा सीवेज होता है। और स्थिति जो आपको कालापन दिख रहा है या नदी में झाग बन रहा है, तो इसमें रसायन की इतनी ज़्यादा मात्रा है, इसका जो अमोनिया और फॉस्फेट 2 mg से काफ़ी ऊपर है। इसका BOD लेवल की बात करें तो 70 से ऊपर है, इसका COD बात करें तो 200 से ऊपर है। मतलब बहुत सारे केमिकल ऐसे रसायन से, तो आम पब्लिक को कोई मतलब नहीं कि क्या है या नहीं है। आम पब्लिक की सरकार की जिम्मेवारी है 51A के तहत, अनुच्छेद 51A के तहत, कि जो प्रकृति का जो आम नागरिक है उनकी संरक्षण करे, क्योंकि यह हर नागरिक की जिम्मेवारी है प्रकृति स्रोतों को रख रखाव करे। साथ साथ राज्य सरकार को 49 अनुच्छेद के माध्यम से ये सलाह दी जाती है कि जो भी नेचुरल सोर्सेज है, रिसोर्सेज है, उनका देखरेख करने की जिम्मेवारी राज्य सरकार की है। साथ साथ आम जन के जो मौलिक अधिकार है, उनको स्वच्छ जल, स्वच्छ हवा और स्वच्छ हरा भरा पर्यावरण देने की जिम्मेवारी राज्य सरकार की होती है, और जो कि पिछली सरकारें नाकाम रही, जिसकी वजह से आपने सत्ता परिवर्तन भी देखा। चलो सर, अब आखिरी सवाल आपसे मैं करना चाहूँगा कि ये जो दिल्ली की जो सरकार अभी जो रेखा गुप्ता के नेतृत्व में जो सरकार यहाँ बनी हुई, क्या उनके देख रेख में कितना % आपको उम्मीद है कि इसमें कार्य ये 3 साल में कंप्लीट हो पाएगा? देखो, नई सरकार की इंटेंशन अच्छी है और ये पहले से भी हिंदुत्ववादी सरकार रही है और काफ़ी इसका परिणाम दिया है। मगर सरकारों को समझना पड़ेगा, सरकार के साथ साथ आम जन जब तक अपनी भागीदारी नहीं देगा, आम जन उसको नॉक नहीं करेगा, साथ साथ उनका सहयोग नहीं करेगा, तो स्थिति जस की तस रहेगी। सरकारों को समझना पड़ेगा। मैं सरकारों को अपनी तरफ से कुछ सुझाव और देना चाहूँगा। सरकार को समझना पड़ेगा, पहले तो सारे विभाग अपने एक जगह एकजुट हो, एक अपनी कमेटी बने जो जल्द, कमेटी बने। दूसरा ये आप देख सकते हैं, रिवर के ऊपर जितने भी ब्रिज हैं उनके ऊपर फेंसिंग नहीं है, जो आराम से आज इजीली आके लोग अपने डंपिंग कर देते हैं। तीसरा, रिवर के ऊपर नहीं है, सिक्योरिटी सिस्टम बिल्कुल बेकार है, सर्विलांस सिस्टम बिल्कुल बेकार है, कोई टास्क फोर्स नहीं है, कोई रिवर कीपर्स नहीं है। तो सरकार को बेसिक ये बहुत सारी चीज़ें हैं जो समझना पड़ेगा। नदी में आगे कोई भी कुछ भी आके डंप कर जा रहा है, तो आपको रिवर कीपर्स के साथ साथ बहुत सारे पड़ेगा। ये 22 किलोमीटर के पैच में ऐसा 22 किलोमीटर के पीछे, वजीराबाद के पीछे जाएंगे, बहुत नदी की स्थिति बहुत इससे ज़्यादा बेहतर है। नदी का जो मेंटलिटी है, आप वजीराबाद के इधर के लोगों को पता है कि हमने कभी साफ़ नहीं हो सकती, मगर वजीराबाद से जस्ट पीछे जाएंगे तो नदी की स्थिति और बेहतर है। और 50 किलोमीटर पीछे जाएंगे तो नदी ऐसी है कि आप इजीली हाथ में उठा के पानी पी सकते हैं। तो आप थोड़ा सा अपना सर परिचय देता। मेरा नाम सचिन गुप्ता है, मैं वाइसेस फाउंडेशन का फाउंडर हूँ और हम पिछले 5 सालों से हमने नदी पे काम कर रहे हैं। हम नदी के साथ साथ बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं कि जिसके जल संरक्षण के लिए हम गतिविधियों पे काम करते हैं कि किस तरह से नदी का रखरखाव होना चाहिए। नदी का, क्योंकि नदी सिर्फ नदी से ही गंदी नहीं होती है, नदी आपके घर से निकलने वाले हाउस होल्ड से भी गंदी हो रही है। आपकी नज़र देखी, आपके जो बच्चे हैं जो खा के चिप्स कुरकुरे पैकेट कुछ भी फेंक देते हैं, तो बच्चों को घरों से ही समझाना पड़ेगा। आप हमारी रोको टोको मुहिम से जुड़ सकते हैं, ना गंदगी करें, ना गंदगी करने दें। इसके साथ साथ पर्यावरण संरक्षण में आप हर रविवार को आकर हमारे साथ घाट पे सफाई करा सकते हैं। और आप मान लो यहाँ से दूर भी रहते हैं तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। आप हमारा चाहें तो आप चैनल के माध्यम से नंबर भी ले सकते हैं। 9811379191 पर संपर्क करके वाइसेस फाउंडेशन, आप किसी भी चैनल पर जाएंगे, वाइसेस लाइव्स के नाम से हमारे डिजिटल प्लेटफॉर्म से आप अपनी रिक्वेस्ट भेज सकते हैं और आप देश में अपना योगदान दे सकते हैं। बहुत ठीक सर, बहुत बहुत सर धन्यवाद, अपने कीमती समय आपने दिया। तो अभी हम लोग सुन रहे थे YSS के फाउंडर से। बाकी आप लोगों का इस विषय में अपना क्या विचार रखते हैं, अपना अनुभव जरूर हमारे साथ में साझा करें। और क्या लगता है कि आपको यमुना नदी की जो है साफ़ सफाई जो 3 साल का जो वक्त सरकार के द्वारा तय किया गया है, क्या वो आखिर में पूरा हो पाएगा? सरकार इसमें कितना % इसमें सहयोग, इसमें उनका सहमति रहेगी? और जैसा इन्होंने बताया कि आम आदमी की इसमें भी बहुत इसमें भागीदारी इसमें रहेगी। जब तक वो लोग अपनी जो जिम्मेदारी को ना समझेंगे तब तक ये संभव नहीं हो पाया है। और हाँ, आप लोग अपना सहयोग, अपना प्यार जरूर इस तरह से बनाए रखिए और इस तरह के तमाम खबरों के लिए बने रहिए NCR हलचल के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।